गणित, मैथ, ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? मेरे दिमाग में तो फौरन वो स्कूल का क्लासरूम आ जाता है, ब्लैक बोर्ड पर लिखे अजीबोगरीब एक्स और वाई, और और वो हल्की सी घबराहट कि कहीं टीचर मुझे ही उठाकर कोई सवाल ना पूछ लें। ये तो ज्यादातर लोगों की कहानी है। गणित का मतलब ही यही बन गया है, एक मुश्किल विषय जिसका असली दुनिया से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि गणित असल में हमारे चारों ओर है? बाजार के शोर में, माँ की रसोई में, त्योहारों की रंगोली के डिजाइन में, यहाँ तक कि गली क्रिकेट के स्कोर में भी। आज हम इसी विचार की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास सामुदायिक गणित यानी कम्युनिटी मैथमेटिक्स पर कुछ बहुत दिलचस्प रिसर्च और नोट्स हैं, और हमारा मिशन ये समझना है कि जब गणित को क्लासरूम की चारदीवारी से निकालकर हमारे आस पड़ोस की दुनिया से जोड़ा जाता है, तो क्या ये वाकई सीखने वालों के लिए आसान और दिलचस्प बन जाता है? तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये सामुदायिक गणित आखिर है क्या भला? हाँ, भला नहीं, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत सोच है। अच्छा, आसान भाषा में कहें तो सामुदायिक गणित का मतलब है गणित को क्लासरूम से निकालकर बच्चे की अपनी दुनिया में ले जाना। मतलब गणित के जो मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें उन चीजों के जरिए सिखाना जो वो रोज देखता है, महसूस करता है और जीता है। ये गणित को सिर्फ एक विषय की तरह नहीं, बल्कि एक जिंदगी में काम आने वाले औजार की तरह देखता है। ठीक है, तो ये गणित को रिलेटेबल बनाने का एक तरीका है। जी, लेकिन इसका मकसद सिर्फ इसे दिलचस्प बनाना है या इसके पीछे कुछ गहरे शैक्षणिक लक्ष्य भी हैं? बहुत अच्छा सवाल है। दिलचस्प बनाना तो बस एक शुरुआत है। इसका सबसे बड़ा मकसद है गणित के डर को खत्म करना, जिसे हम मैथ फोबिया भी कहते हैं। हाँ, जब बच्चे गणित को अपनी जिंदगी से जोड़ पाते हैं तो वो अपने आप खत्म हो जाता है। दूसरा बड़ा लक्ष्य है फंक्शनल न्यूमरेसी को बढ़ावा देना। फंक्शनल न्यूमरेसी मतलब? रोजमर्रा की जिंदगी में हिसाब किताब करने की काबिलियत, जैसे दुकान पर सामान खरीदते वक्त सही हिसाब लगा लेना। बिल्कुल, सिर्फ किताबी सवाल हल करना नहीं, बल्कि असल जिंदगी की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए गणित का इस्तेमाल करना। और तीसरा, ये तार्किक सोच यानी लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाता है। सही है। जब आप सिर्फ फॉर्मूला नहीं रटते, बल्कि ये समझते हैं कि वो फॉर्मूला कहाँ और क्यों इस्तेमाल हो रहा है, तो आपका दिमाग समस्या को अलग अलग एंगल से देखना सीखता है। मैं समझ रहा हूँ। तो इसकी खासियत ये हुई कि ये बाल केंद्रित है, मतलब बच्चे के अनुभवों पर आधारित है। हाँ, और ये गतिविधि आधारित है, जिसमें सिर्फ सुनकर नहीं बल्कि कुछ करके सीखा जाता है। एकदम सही। और सबसे जरूरी, ये प्रासंगिक है। प्रासंगिक मतलब ये उन चीजों से जुड़ा है जो सीखने वाले के जीवन में सच में मायने रखती हैं। एक गांव के बच्चे के लिए खेत का क्षेत्रफल निकालना, शहर के बच्चे के लिए मेट्रो का टाइम टेबल समझने से ज्यादा प्रासंगिक हो सकता है। ठीक है, तो मैं सिद्धांत समझ गया हूँ, यह गणित को प्रासंगिक बनाने के बारे में है। लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी क्लासरूम की वही तस्वीर है, ब्लैक बोर्ड, चौक और चुपचाप बैठे बच्चे। इस तस्वीर को बदलने के लिए ये असल में कैसा दिखेगा? मुझे उस दुनिया में ले चलिए, कुछ ठोस उदाहरण दीजिए। जरूर, चलिए अपने नजदीकी सब्जी बाजार चलते हैं। सोचिए, वो सिर्फ एक बाजार नहीं, गणित की एक जीती जागती प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला, बाजार? हाँ, टीचर बच्चों को वहां ले जाकर कह सकता है, चलो आज हम 500 रुपए में पूरे हफ्ते की सब्जियों की प्लानिंग करते हैं। अब बच्चे क्या करेंगे? वे अलग अलग सब्जियों के दाम पूछेंगे, मोल भाव करेंगे, वजन को समझेंगे, 1 किलो, आधा किलो, पाव भर। और उन्हें यह भी हिसाब लगाना होगा कि कौन सी सब्जी जल्दी खराब होगी, किसे पहले इस्तेमाल करना है। इसमें तो प्लानिंग और बजटिंग दोनों आ गए। बिल्कुल, वे दुकानदार से बात करके प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ हानि का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। अच्छा, वे देख सकते हैं कि दुकानदार बड़ी बोरियों से तौलकर छोटी छोटी थैलियों में सामान कैसे बेचता है। ये डिवीजन है। ये सब असली गणित है जो हर दिन हो रहा है। ये तो कमाल है। और घर पर मुझे लगता है कि हमारी रसोई भी तो एक तरह की मैथ्स लैब ही है। निश्चित रूप से। रसोई में केक बनाते वक्त जब आप रेसिपी फॉलो करते हैं, आधा कप मैदा, 1/4 कप चीनी, तो आप अनजाने में भिन्न यानी फ्रैक्शंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सही है। पूरे महीने का बजट बनाना जोड़, घटाव और प्रतिशत का सबसे प्रैक्टिकल इस्तेमाल है। सुबह स्कूल के लिए तैयार होने से लेकर रात को सोने तक का टाइम टेबल बनाना, वो भी तो समय की गणना का एक गणितीय अभ्यास है। एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा। क्या ये सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है जिसे हम पहले से ही जानते हैं?
मेरा मतलब है, क्या इसे सामुदायिक गणित का लेबल देने से कोई वास्तविक शैक्षणिक फर्क पड़ता है, या ये सिर्फ रोजमर्रा की चीजों को एक फैंसी नाम देना? ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, फर्क लेबल का नहीं, नीयत का है। हम सब ये काम अनजाने में करते हैं, लेकिन सामुदायिक गणित इसे एक सचेत शिक्षण प्रक्रिया बनाता है। एक बहुत दिलचस्प स्टडी हुई थी, अच्छा। जिसमें सड़क पर सामान बेचने वाले बच्चों की गणित की क्षमता को परखा गया। वे बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के सेकंडों में जटिल हिसाब किताब कर लेते थे। लेकिन जब उन्हीं सवालों को कागज पर लिखकर दिया गया तो वे अटक गए। वाह, ये तो बहुत गहरा पॉइंट है। इसका मतलब है कि उनके पास ज्ञान तो था, पर वो उस ज्ञान को किताबी फॉर्मेट से नहीं जोड़ पाए। ठीक समझे। सामुदायिक गणित इसी खाई को पाटता है, या उस जीवित ज्ञान को पहचानता है और उसे औपचारिक शिक्षा से जोड़ता है। यह एक बढ़ई के काम में ज्यामिति को पहचानता है, जो बिना पाइथागोरस प्रमेय का नाम लिए एकदम सही समकोण काटता है। यह एक किसान के ज्ञान को महत्व देता है, जो बारिश के पैटर्न को समझकर अपनी फसल की योजना बनाता है। यहाँ तक कि त्योहारों में बनने वाली रंगोली में जो पैटर्न और सिमेट्री होती है, वो भी तो जटिल ज्यामितीय अवधारणाएं हैं। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इससे शिक्षक की जिम्मेदारी बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब वो सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर समीकरण हल नहीं कर रहा। इस नए दृष्टिकोण में एक शिक्षक की भूमिका ट्रेडिशनल टीचर से कितनी अलग है? पूरी तरह से अलग है। यहाँ शिक्षक सेज ऑन द स्टेज नहीं, बल्कि गाइड ऑन द साइड है। गाइड ऑन द साइड मतलब वो ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं है, बल्कि सीखने की प्रक्रिया में एक सूत्रधार है, एक फैसिलिटेटर है। उसका काम जवाब देना नहीं, बल्कि बच्चों को सही सवाल पूछने के लिए उकसाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षक का लक्ष्य x का मान क्या है यह पूछना नहीं है, बल्कि यह पूछना है कि हम इस समस्या को हल करने के कितने अलग अलग तरीके सोच सकते हैं। फोकस जवाब से हटकर प्रक्रिया पर चला जाता है। बिल्कुल, और इसके लिए शिक्षण रणनीतियां भी बदल जाती हैं। पारंपरिक चौक और टॉक की जगह प्रोजेक्ट मेथड आ जाता है। प्रोजेक्ट मेथड, इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? मतलब सिर्फ स्कूल का बगीचा बनाओ कहना काफी नहीं होगा, जैसा आपने बताया। हाँ, इसे और गहराई से समझते हैं। शिक्षक छात्रों से कहेगा, हमें एक ऐसा बगीचा बनाना है जो हमारे मिड डे मील के लिए अगले 3 महीने तक सब्जियां दे सके। ओके। हमारे पास इतनी जमीन है और सरकार से मिला 1000 रुपए का बजट है। अब देखिए, ये एक असली समस्या है। छात्रों को खुद रिसर्च करना होगा। इस मौसम में कौन सी सब्जियां उगती हैं, बीजों की कीमत क्या है, उन्हें जमीन का क्षेत्रफल, एरिया निकालना होगा, क्यारियों का डिजाइन बनाना होगा। हाँ, बजट बनाना होगा, और शायद पानी की खपत का अनुमान भी लगाना होगा। यहाँ गणित एक टूल बन जाता है, सिर्फ एक विषय नहीं। और इस प्रक्रिया में वे जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र और टीम वर्क भी सीख रहे हैं। ये तो कमाल का आइडिया है। बिल्कुल। इसके अलावा गतिविधि आधारित शिक्षा है, जहाँ बच्चे खुद चीजों को नापते, गिनते और बनाते हैं। कहानी सुनाना भी एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। गणित की किसी सूखे सवाल को एक दिलचस्प कहानी में पिरोकर सुनाया जा सकता है, जैसे एक राजा को अपने खजाने को 3 हिस्सों में बराबर कैसे बांटना चाहिए। तो इन सब का क्या मतलब है? ये दृष्टिकोण क्यों महत्वपूर्ण है, खासकर सीटीटी जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए, जहां शिक्षण विधियों यानी पेडागोजी पर बहुत जोर दिया जाता है? देखिए, यहाँ बड़ी तस्वीर देखने की जरूरत है। ये दृष्टिकोण केवल गणित सिखाने का एक नया तरीका नहीं है। ये शिक्षा के जो आधुनिक सिद्धांत हैं, उनके साथ पूरी तरह से मेल खाता है। ये रचनावादी यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट दृष्टिकोण पर आधारित है। अच्छा। जिसका मानना है कि बच्चे ज्ञान को निष्क्रिय रूप से लेते नहीं हैं, बल्कि सक्रिय रूप से उसका निर्माण करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, NEP 2020 और NCERT का पूरा ढांचा इसी दर्शन पर आधारित है। हाँ, NEP 2020 तो रटने की संस्कृति को खत्म करने और अनुभवात्मक शिक्षा यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर बहुत जोर देती है। सही कहा। और CTA जैसी परीक्षाएं भी उम्मीदवार की इसी क्षमता का आकलन करती हैं। वे ये जानना चाहते हैं कि क्या एक भावी शिक्षक गणित को एक जीवंत और प्रासंगिक विषय के रूप में प्रस्तुत कर सकता है या नहीं। सामुदायिक गणित ठीक यही करता है। पारंपरिक गणित आपको एक हथौड़ा और कील देता है और उन्हें इस्तेमाल करना सिखाता है। सामुदायिक गणित आपको एक टूटी हुई कुर्सी दिखाता है और कहता है, चलो इसे ठीक करते हैं। क्या बात है। आप हथौड़ा और कील का इस्तेमाल करना सीखते हैं, लेकिन एक मकसद के लिए। ये बहुत बढ़िया एनालॉजी है। लेकिन ये सब एक आदर्श स्थिति लगती है।
हकीकत में एक शिक्षक पर सिलेबस पूरा करने का भारी दबाव होता है। एक क्लास में 40-50 बच्चे होते हैं। क्या ये संभव है कि इस तरीके को अपनाने से छात्र परीक्षा में पीछे रह जाए? क्या इन दोनों के बीच कोई संतुलन बनाया जा सकता है? हाँ, इस तरीके में पारंपरिक तरीकों से ज्यादा समय लगता है। एक बाजार की फील्ड विजिट या एक स्कूल गार्डन प्रोजेक्ट में कई दिन लग सकते हैं, जबकि किताब में वही चैप्टर शायद 2 पीरियड में खत्म हो जाए। बिल्कुल। और शिक्षक की तरफ से भी तो बहुत ज्यादा मेहनत और तैयारी की जरूरत होगी। उन्हें अपने स्थानीय समुदाय के बारे में जानना होगा, प्रासंगिक उदाहरण ढूंढने होंगे, गतिविधियां डिजाइन करनी होंगी। हाँ, ये हर किसी के लिए आसान नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके लिए शिक्षकों को बेहतर ट्रेनिंग और ज्यादा स्वायत्ता देने की जरूरत है। और जहां तक परीक्षा के दबाव की बात है, वो एक दुष्चक्र है। हमारा मूल्यांकन सिस्टम ही रटने पर आधारित है। अगर शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य परीक्षा में अंक लाना है, तो इस तरह के खोज आधारित तरीकों के लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हमें मूल्यांकन के तरीकों में भी सुधार करना होगा, ताकि केवल याद रखने की क्षमता को नहीं, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग जैसे स्किल्स को भी परखा जा सके। तो क्या इसका कोई हल नहीं है? क्या ये सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगने वाली बात है? नहीं, ऐसा नहीं है। हल बीच का रास्ता निकालने में है। ये सब कुछ या कुछ नहीं वाला मामला नहीं है। अच्छा, शिक्षक हर चैप्टर के लिए फील्ड विजिट नहीं कर सकता, लेकिन वो हफ्ते में एक बार किसी एक कॉन्सेप्ट को स्थानीय उदाहरण से जोड़ सकता है। वो प्रतिशत पढ़ाते समय क्रिकेट के स्ट्राइक रेट का या सेल में मिलने वाले डिस्काउंट का उदाहरण तो दे ही सकता है। हाँ, ये तो किया जा सकता है। शुरुआत छोटे छोटे बदलावों से होती है। मकसद गणित को पूरी तरह से बाहर पढ़ाना नहीं, बल्कि क्लासरूम और बाहर की दुनिया के बीच एक पुल बनाना है। तो आज की हमारी बातचीत का सार ये है कि सामुदायिक गणित कैसे गणित को एक डरावने अमूर्त विषय से एक व्यावहारिक और जीवंत औजार में बदल देता है। यह सिर्फ संख्याओं और सूत्रों को रटने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे चारों ओर की दुनिया में उन संख्याओं को देखने, समझने और इस्तेमाल करने के बारे में है। संक्षेप में कहूं तो यह एक शैक्षणिक सोच है जो गणित को सार्थक और व्यावहारिक बनाने के लिए असल जिंदगी का इस्तेमाल करती है। यह सीखने को यादगार बनाता है, जीवन कौशल विकसित करता है और बच्चों को उनके समाज और संस्कृति से जोड़ता है। यह स्कूल और समाज के बीच की उस अदृश्य दीवार को गिराता है और शिक्षा को सच में जीवन के लिए तैयार करता है। वाकई, अब जब ये पता चल गया है कि गणित हमारे चारों ओर है, तो ये एक सोचने वाली बात है। अगली बार जब हम बाजार जाएं या कोई त्योहार मनाएं या बस अपने दिन का बजट बनाएं, तो क्या हम वहां चल रही गणितीय प्रक्रियाओं को पहचान सकते हैं? और एक कदम आगे बढ़कर सोचें, तो क्या ये दृष्टिकोण हमारी उम्र चाहे जो भी हो, हमारे अपने सीखने के तरीके को भी बदल सकता है? शायद सीखने का सबसे अच्छा तरीका हमेशा किताबों के पन्नों में नहीं, बल्कि हमारे अपने जीवन के अनुभवों में छिपा हो।